इधर ध्यान दीजिए अपने क्लास पर। पिछले सप्ताह में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के छठा चैप्टर जिसका नाम है वैश्वीकरण, इसको कंप्लीट कर लिए थे और आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। कोई दिक्कत? चलिए तो आ जाइए पहला क्वेश्चन पर। हाँ जी, पहला में पूछा जा रहा है नई आर्थिक नीति ने किसे सम्मिलित नहीं किया गया था। नई आर्थिक नीति में कौन चीज को सम्मिलित नहीं किया गया था बताइए? क्या चीज नहीं डाला हुआ था? तो एलपीजी था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों था। देखो कौन नहीं है, तीनों छोड़ के कौन हो जाएगा? नियंत्रित अर्थव्यवस्था नहीं था, ये तो पहले ही से था, इसको तोड़ना था। ये अर्थव्यवस्था जो नियंत्रित था उसको फैलाना था, इसीलिए लाया गया था नई आर्थिक नीति, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है विश्व के अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ना या समन्वय करना। इसी को हम क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। मोबाइल व फ्लाइट मोड में ना है। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बाध प्रवाह हो रहा है? तो इन सभी का हो रहा है। अगर आपको वैश्वीकरण को बेहतर बनाना है तो पूंजी का भी निर्बाध प्रवाह होना चाहिए, प्रौद्योगिकी का भी और श्रम का भी, इन सब का होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। फ्लाइट मोड में डाल दो। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिया। निम्नांकित में से कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई है? कौन वैश्वीकरण को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है? तो इसमें देखो, विश्व व्यापार संगठन जो बोल रहा है वो सही है, क्योंकि इसी के माध्यम से, डब्ल्यूटीओ के माध्यम से ही पूरा व्यापार वगैरह को जोड़ा जाता है। व्यापार के लिए लोन वगैरह जो भी है और भी कई सारी चीजें जिसको कौन करता है? ये भी करता है और ये भी है। ऐसे मुख्य रूप से तुम्हारा यही है, ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो दो ही होते हैं। वैश्वीकरण को हम दो ही भाग में बांटते हैं। अगला में आइए, एक मिनट, ओ माय डॉग, सॉरी सॉरी सॉरी। वैश्वीकरण के 5 अंग है। हाँ हाँ, 5 को बताए थे, जिसमें से 3 को अभी तू पढ़ लिया है। पहला है व्यवसाय, व्यवसाय और व्यापार। दूसरा में हो जाएगा तुमको निर्बाध प्रवाह करके है, क्या पूंजी है, पूंजी का है, निर्बाध प्रवाह जोड़ते जाना। श्रम अभी बताए, प्रौद्योगिकी बताए, एक तुमको देखना किताबों में होगा पूंजी। कहाँ पूंजी लिखल है? तो कौन छूट रहा है? श्रम हो गया, प्रौद्योगिकी हो गया, व्यवसाय हो गया, छूट कौन रहा है? व्यवसाय, व्यापार, पूंजी, श्रम, प्रौद्योगिकी, इस सब में तो निर्बाध प्रवाह जोड़ते जाना है। ये को कोई छूट रहा है? एक है पूंजी का निर्बाध प्रवाह, एक है पूंजी में, पूंजी का मैया पूर्ण परिवर्तनशीलता। अभी का था देखो, पूरा चैप्टर पढ़ला के बाद करा है कि का था। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बस वो काम करना, किताब है ना, आए तो किताब में जाके देखना, सब लिखा हुआ है। व्यवसाय को इसका पूंजी जितना जो लगाना चाहता है वो लगाने दीजिए। श्रम में आज देख रहे हैं दुनिया भर के देश एक दूसरे देश में, यहाँ से लोग वहाँ काम करने, वहाँ से देश के लोग यहाँ काम करने आ रहे हैं, साइंटिस्ट, इंजीनियर जो भी है। प्रौद्योगिकी में टेक्नोलॉजी, जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है, अगर भारत में बढ़ रहा है तो विदेश में जा रहा है, विदेशों का टेक्नोलॉजी भारत में आ रहा है। पूंजी पूर्ण परिवर्तनशीलता, मतलब हम अपना पूंजी किसी दूसरे देश में लगा सकते हैं, दूसरे का। ये एक तरह से देखो तो ये और ये दोनों मुख्य रूप से एक ही जैसा है, थोड़ा सा के दोनों में अंतर है। इसमें कहा जा रहा है कि जिसको जितना पूंजी लगाना है उसको व्यापार में लगाने दो। अगर वैश्वीकरण को बेहतर बनाना है तो जो जितना लगा रहा है पूंजी उसको लगाने दो, उस पर रोक टोक नहीं लगाओ। इसमें है कि परिवर्तनशीलता, यानी हम अपने पूंजी को दूसरे देश में लगाएं, दूसरे देश वाला व्यक्ति वो पूंजी हमारे देश में लगाए,
यही दोनों में मुख्य रूप से अंतर है। समझ में आया? सोनू जी समझ गए? दोनों में अंतर मुख्य रूप से कहा है। दोनों में पूंजी लगाना है, इसमें है कि कोई रोक टोक ना हो। इसमें अपने देश में भी यहाँ के कोई व्यापारी है तो यहीं लगाए, विदेश के वाला इसमें आ जाएगा। दोनों में फर्क समझो बस थोड़ा सा क्या है। पूंजी निर्बाध प्रवाह में कहा जा रहा है कि अगर मान लो हमारे देश के 10 व्यापारी हैं तो जितना पूंजी लगाना चाहते हैं इसको आगे बढ़ाने में, हाँ वो लगाए, ठीक, लगाने दीजिए, उस पर कोई रोक टोक न लगाइए। अगर बाजार को बड़ा करना है तब बाजार बड़ा होगा, तभी वैश्वीकरण बड़ा होगा, क्योंकि यही बाजार आगे जाके दूसरे देश से जब जुड़ेगा तो वैश्वीकरण का विकास होगा। तो पहला ये है। दूसरा में है कि ये जो पूंजी है ये अपने देश वाला लगा रहा है उसको तो लगाने ही दीजिए, साथ ही साथ अगर कोई विदेशी आ रहा है तो उसको भी लगाने दीजिए, और विदेश वाला जो देश है वो भी हमारे देश के व्यापारियों को अपने देश में पूंजी लगाने दे। तो वो जैसे मान लो अमेरिका के व्यापारी भारत में धारा प्रवाह एकदम पूंजी लगावे, जितना लगाना है लगाओ, और भारत के व्यापारी अमेरिका में लगावे, तो वो क्या कहलाएगा? पूंजी पूर्ण परिवर्तनशीलता, यानी पूर्णतः परिवर्तन करने की क्षमता। हम अपना उधर और उधर वाला इधर। समझ गया पांचों? आगे बढ़े। अब है निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो बताओ। निजीकरण था, वैश्वीकरण था, उदारीकरण था, लेकिन राष्ट्रीयकरण की बात नहीं है। भारत में एलपीजी यानी वही लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन सब मिलाकर के एक तरह से कहो कि उदारीकरण की नीति कब अपनाई गई थी? 1991 में, क्योंकि इसी के बाद प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया। हाँ यहाँ डंटा करने तोरा दिखाई दे रहा है रे, है कन्हू? वैश्वीकरण को क्या कहा जाता है और किस नाम से हम जान सकते हैं इसमें से? वैश्वीकरण को और कौन से नाम से जानेंगे? बुद्धि लगाओ। ये एमबीबीआई इसीलिए हम रुक के पूछ रहे हैं, अभी पूछा नहीं है लेकिन पूछने का चांस है। इसको किस नाम से जानेंगे? वैश्वीकरण में देखो तो क्या हो रहा है, दुनिया भर के देशों को एक साथ हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसके अर्थव्यवस्था को। तो असल में वो अंतरराष्ट्रीयकरण हो रहा है। ठीक समझ गए? उदारीकरण अलग है, निजीकरण अलग है, वैश्वीकरण मतलब अंतरराष्ट्रीयकरण, दुनिया भर के देशों को एक साथ जोड़ने का प्रयास। ये याद रखना, एमबीबीआई है। इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? भारत का कंपनी। नोकिया भारत कह रहे, ये फिनलैंड के। देखो ये जो कंपनी है ये है फिनलैंड के, सैमसंग है दक्षिण कोरिया के, डाबर जो है वो है भारत के। समझ गया? ये भारत के, जिसने नेपाल में अपना एक चैप्टर में बताया था फैक्ट्री लगाया था, क्योंकि वहां पे उसको सस्ते में श्रम मिल रहा है। निर्यात संवर्धन क्षेत्र को अब किस नाम से जानते हैं, यानी कौन नाम बदल दिया गया है? तो ये याद रखना, इसको अब हम विशेष आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। इसमें तुमको बस इतना ही ध्यान रखना है। निम्न में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? यानी वही पूछ रहा है भारत के कौन कंपनी है जो विदेश के नहीं, तो भारत के। तो भारत के कौन है ना? ये है तुमको बउआ अमेरिका के। हाँ मुख्य रूप से एकरा में कार आता है। टोयोटा है जापान के, टोयोटा में कार ही आता है। और हुंडई जो है ये हुंडई अमेरिका के है, हुंडई जापान के है? हुंडई जापान के नहीं, टोयोटा जापान के है। ये दक्षिण कोरिया। दक्षिण, देखो ये इसे तुमको पढ़ना नहीं था हुंडई के बारे में, जो जो था वो के हम देश के नाम बता दिए थे, जिसमें तुमको फोर्ड, टाटा, फिर इन्फोसिस, सैमसंग ये सब था। टोयोटा याद रखना, अगर पूछ दे किस देश की है तो जापान के है, हुंडई दक्षिण कोरिया के है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ है? 1995 में, 1 जनवरी 1995 को हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ है बुआ? जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है जानते हो? स्विट्जरलैंड में है। अभी इसमें कुल कितने देश हैं? तो अभी वर्तमान में बात करेगा तो 166 है, लेकिन तुम्हारे बुक में 149 ही था 2006 के तहत। हाँ पिछले साल से बात करें तो वहां पे 164 था, लेकिन आपको ये सब नहीं याद रखना है, आपको
ये याद रखना है, समझ गए। अभी वर्तमान में 166 है, ये पूछे हुए भी था पिछला बार एग्जाम में, आएगा है आगे। निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? भारत के कंपनी इक्के गो है, इन्फोसिस, अभी 3 गो पढ़ लिया भारत के, डाबर, टाटा, इन्फोसिस। अगर सब्जेक्टिव में पूछ देवे कि 3 भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम लिखें तो चैप्टर में है तुम्हारा। और भी हो सकता है, जो है जितना उतना कम से कम अपना है। नहीं, इसका कार नहीं, कुछ और सामान आता है, लगता है इलेक्ट्रॉनिक सामान है एक, जहां तक हमारी जानकारी है। नोकिया जान ही रहे हैं, दक्षिण कोरिया। सैमसंग कहाँ के? नोकिया फिनलैंड, ये फिनलैंड है, मुगर बराजर है। इसको अभी बताए कहाँ? दक्षिण कोरिया। आप फोर्ड मोटर्स अभी बता ही दिए कहाँ? अमेरिका। समझ गए, बाहर है अमेरिका। निम्न में से किस आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुख्य भूमिका निभा रही है? सभी कहाँ, रुक जाओ। निम्न में से किस आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुख्य भूमिका निभा रही है? तो उसमें हो जाएगा तुमको वैश्वीकरण। देखो, अगर यहाँ पे निजीकरण दे ले रहता तब हम इनमें से सभी कर देते हैं, लेकिन बीचों में राष्ट्रीयकरण घुसा हुआ है, राष्ट्रीयकरण में थोड़ी भूमिका निभा रहा है। ठीक, अंतरराष्ट्रीयकरण रहता तो बात मानते। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वैश्वीकरण। निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स बहुराष्ट्रीय कंपनी, सैमसंग बहुराष्ट्रीय कंपनी, कोको कोला बहुराष्ट्रीय कंपनी। का हो जाएगा? इनमें से सभी। सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रण तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो इसी को हम कहते हैं उदारीकरण। जब प्रतिबंध हटाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उदारीकरण। अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों का निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? में से व्यापार को निर्धारित करेगी कौन, कैसे क्या करेगा, कौन सी संस्था है? इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि इसको करने वाला कौन है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, विश्व व्यापार संगठन न करेगा जी। व्यापार के जितना भी काम है अंतरराष्ट्रीय लेवल पर वो विश्व व्यापार संगठन करेगा। क्या इसमें कहीं विश्व व्यापार संगठन है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगर ये दिए हुए रहता तो हम यहाँ टिक करते, इसमें कोई दिक्कत है? जितना भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियम है उसका निर्धारण WTO करता है। अगर WTO नहीं है तो बाकी कोई ऑप्शन रहे वो नहीं होगा। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? देखो, ये 2025 में पूछा है सेकेंड शिफ्ट में, तो अभी के हाई अभी कितना, अभी के ना पूछ रहा है, पूछ रहा है पहले के किताबवा दे लेते, करेंट भी ध्यान रखेगा, हम करवा रहे हैं ना। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था? कोका कोला। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जान रहे हैं, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो इनमें से सभी को, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सब है। विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। जेकरा में सभी देश, वहां पे तो ये हाँ का ऊपरे नीचे हो गई एक आध गो मिस टाइपिंग, तो में का हो सका है? उदारीकरण, देखो तुम अपने देश में कुछ नियम कानून लगाए हुए हो कि हम विदेशी कंपनी को अपने देश में न आने देंगे। जब उन नियम कानून को तुम हटाते हो तो वो क्या कहलाता है? उदारीकरण। तुम्हारे यहाँ जब फैक्ट्री लगता है प्राइवेट कंपनी के, या तुम्हारा जो भी सरकारी चीज है वो किसी प्राइवेट कंपनी को देते हो, तो वो क्या कहलाता है? निजीकरण। और दुनिया भर के जब देश एक दूसरे को व्यापार के माध्यम से जोड़ता है, एक दूसरे की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ती है, तो उसको क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। यहाँ अर्थव्यवस्था को जोड़ने की बात कर रही है। भारत ने अपना 49 क्विंटल सोना कहाँ गिरवी रखा था? जब 15 दिन के पैसा बचल था तो कहाँ रखा था? बैंक ऑफ इंग्लैंड में। भारत के पास कितने दिनों का पैसा बचा हुआ था जी? मात्र 15 दिन का था। मनमोहन सिंह,
हाँ, उन्हें उदारीकरण अपनाने के लिए दुनिया भर के कंपनी को बुलाइए, वो जो भी आप प्रतिबंध लगाए हुए उसको हटाइए। हैं? तो उसी को तो उदारीकरण कहते हैं, अभी तो बताए तोरा। तो वो अर्थशास्त्री हैं और कुछ इकोनॉमिस्ट इंग्लिश में कहते हैं, और कुछ है? अच्छा, उदारीकरण के पिता, आधुनिक भारत के आधुनिक उदारीकरण के पिता, ठीक ना? किसने कहा देश की प्रगति के लिए बिहार की प्रगति अनिवार्य है? चल आज एगो तुनी के चॉकलेट खियाए हम, बता दे APJ के फुल फॉर्म का होता है। हाँ। कौन बताएगा? तो गलती है, पहला सही बोली है, बाकी गलती है, गलती है। तो पहले में गया। और किसी को याद है? हाँ तो जे के बताओ। जैनुलाब्दीन है। और किसी को याद है जी? नहीं याद है? ए से होता है अव्वुल, पी से होता है फकीर, हाँ, जैनुलाब्दीन। अब ऐ, अब देखो इसमें भी एक ट्रिक है। अब्दुल कलाम इनका नाम है, जैनुलाब्दीन इनके पिता का, फकीर उनके दादा का, अब्बुल उनके परदादा का। तमिलनाडु के थे, पढ़े भी होगा मेरा बचपन, उसमें पूरा बताया हुआ है कहाँ पे जन्म हुआ था सब। वहाँ के कल्चर है कि लोग अपने नाम के आगे पहले पिता के नाम लगाता है, और वो इसे चलते जाता है, समझ गई? तो वही तुम्हारा यहाँ पे है, ये पिताजी के नाम है, ये इनके पिताजी का, और ये इनके पिताजी का, 3 पीढ़ी के नाम जोड़ के चलते थे, शॉर्ट में लिखते थे APJ। क्लियर? ये बाहर के चीज था। जनब जनालुबुद्दीन ना, जैनुलाब्दीन। किसने कहा वैश्वीकरण का अर्थ पूंजी, वस्तु, प्रौद्योगिकी एवं लोगों के विचार का स्वतंत्र प्रवाह है? ये आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे, याद रखिएगा, अभी तक कभी नहीं पूछा है तो पूछ सकता है। नाम है ब्रैंको मिलनोविक, ये कहने वाले व्यक्ति का। खत्म जी। चलिए यही था आपका ऑब्जेक्टिव, इसमें ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक? बाकी इसका टेस्ट भी ले लिया जाएगा।